मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। मैं आज के इस वीडियो में मोचीराम साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता के सशक्त हस्ताक्षर, हिंदी कविता के यंग एंग्री मैन धूमिल की कविता मोचीराम की व्याख्या करने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। यदि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या कहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले इस कविता का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण साठोत्तरी कविता के प्रतिनिधि कवि सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित प्रतीकात्मक और बिंब प्रधान कविता मोचीराम से अवतरित है। मतलब मोचीराम एक बहुत बड़ी कविता है, तो आपके व्याख्या में उसका कोई एक पार्ट आएगा। इस तरीके से आपको उसका संदर्भ लिखना है। फिर उसका प्रसंग आप लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश में हिंदी कविता के एंग्री मैन कवि धूमिल ने मोची के माध्यम से मनुष्य और उसके व्यक्तित्व की पहचान के साथ साथ सामाजिक अन्याय के विरुद्ध शोषितों के विद्रोहात्मक विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए आज के व्यक्तियों की विभिन्न स्थितियों और भंगिमाओं का व्यंग परक उद्घाटन किया है। इस कविता में कवि ने मोची यानी कि फटे पुराने जूतों की मरम्मत करने वाला, उसको मोची राम नाम दिया है, जो कवि की दलितों के प्रति गहरी संप्रति, उनकी सहानुभूति को व्यक्त करता है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। भावार्थ बताती हूँ इसका। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मोचीराम पुराने जूतों की मरम्मत करने वाला एक दलित व्यक्ति है, जो कवि धूमिल जी से कुछ कहना चाहता है। कवि मोचीराम के हाव भावों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहता है कि मोचीराम के हाथों में जूतों की मरम्मत करने वाला उपकरण रापी है। वह अपने आंखों को ऊपर उठाकर एक नए ग्राहक कवि को थोड़ी देर तक देखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कवि में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहा है, कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा हो, या फिर जैसे वह उसे अपनी तीक्ष्ण और पैनी नजरों से परखना चाहता हो कि क्या इसके मन में मेरे प्रति कोई सहानुभूति है, क्या इससे अपने मन की बात कही जा सकती है, क्या लेखक भी पूंजीपतियों की तरह अहंकारी व्यक्ति है या उसी की तरह दलित, शोषित और चोट खाया हुआ है। जब मोचीराम को भरोसा हो जाता है कि कवि उसके साथ संवेदना रखने वाला एक आम आदमी है, तो उसके बाद मोचीराम ने कवि से हंसते हुए उस पर विश्वास जताते हुए कहा कि सच कहूं बाबूजी, मेरी नजर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, अर्थात कौन गरीब है कौन अमीर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन ऊंची जाति का है कौन नीची जाति का है, कौन व्यक्ति कितने बड़े पद पर काम कर रहा है, किसके समाज में क्या प्रतिष्ठा है या किसके समाज में प्रतिष्ठा कम है, इसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दृष्टि में सभी समान है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता पर है जो मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि यदि उस व्यक्ति के पास जूता है तो कभी ना कभी वो मेरे पास मरम्मत के लिए आएगा और उस मरम्मत से मैं अपनी रोजी रोटी कमाऊंगा। तो बस मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, वह अपने जूते की मरम्मत कराने के लिए मेरे सामने खड़ा है और मेरा काम उसके जूते की मरम्मत करना है और उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। इससे ज्यादा मेरे लिए ना कुछ नहीं है। इस प्रकार उसके लिए जूता ही उस व्यक्ति की असली पहचान है। आगे कवि कहता है, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं और जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। भावार्थ देखिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि फटे जूते वाले लोगों की आर्थिक दबाव के कारण
उनकी विवश मानसिक संवेदना की बड़ी मार्मिक व्यंजना करते हैं। वे कहते हैं कि मोचीराम अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि बाबूजी, सच बात तो यह है कि आज कोई भी आदमी क्यों ना हो, वह जैसा और जहां कहीं भी क्यों ना हो, कितने ऊंचे पद पर हो, अपने जूते की नाप से बाहर नहीं है। अर्थात अपने जूते की सीमा से बाहर निकल पाना महंगाई के कारण आज किसी के लिए भी संभव नहीं है। जूता ही उसकी औकात बता देता है। इस कारण सभी लोग अपने अपने तरीके से पद दलित और पीड़ित जैसे ही मोचीराम को प्रतीत होते हैं। मोचीराम आगे कहता है, फिर भी मैं हमेशा यह ध्यान रखता हूँ कि मेरे पेशेवर हाथ जूते सिलने के लिए हैं और दूसरे का मरम्मत के लिए आया हुआ जो फटा हुआ जूता है, इन दोनों स्थितियों के बीच संतुलन का एक रिश्ता बना रहे। उसे पता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कोई आदमी है। आवश्यकता दोनों तरफ है। उन दोनों की मजबूर आवश्यकताओं के बीच वह एक आदमी फंसा हुआ है जो गरीबी में जी रहा है। यही उसकी नियति है। वह अपने दुखों को दूर करने का कोई ना कोई उपाय करता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे फटे जूते को सीने के लिए उसमें टाके लगाए जाते हैं ताकि वह ठीक हो जाए, जैसे फटे जूतों पर हमेशा सुआ और धागे की टाके पड़ते हैं, उसी तरह समाज का दलित वर्ग फटे जूते से झांकती उंगलियों पर चोट को हमेशा उसी तरह सहन करता है जैसे उसके सीने पर कोई हथौड़े की चोट मार रहा हो। अर्थात दुख, कष्ट और अभाव के साथ वह अपमान सहता रहता है। आगे कवि मोचीराम कविता में लिखते हैं कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। मसलन एक जूता है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शैली है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मोचीराम अपने भाव व्यक्त करता है और बताता है वो कवि को कि मेरे पास तरह तरह के जूते लेकर अलग अलग प्रकार के आदमी आते हैं उसे ठीक कराने के लिए, और सभी की अपनी अलग अलग पहचान है। उनके स्वरूप और बनावट में विभिन्नता होती है। वे सभी अपने आप में चुप रहकर भी अपनी औकात, अपना वजूद और अपने नएपन को अपने जूते के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जूता उनका स्वभाव, उनकी आर्थिक स्थिति उगल देता है। मोचीराम उदाहरण देते हुए कहता है कि मसलन, मतलब उदाहरण के लिए, एक जूता जब मेरे पास आता है, एक प्रकार एक जूता आ रहा है मेरे पास जिस पर जगह जगह सिलाई लगी हुई है। छेद बंद करने के लिए उस पर जगह जगह चकतियां लगी हुई हैं, कारियां लगी हुई हैं, या छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उसकी मरम्मत की हुई है। अर्थात जूते की हालत बहुत खराब है। जूता एक थैली के समान हो गया है जिसे एक गरीब आदमी पहनता है। उसके चेहरे को चेचक ने चुग लिया है। आशय यह है कि उस व्यक्ति की गरीबी ने उसके जीवन का सारा सौंदर्य, सारा सुख छीन लिया है। पर वह आदमी इस उम्मीद में जीता है कि कभी तो मुझे नए जूते पहनने को मिलेंगे, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। उसके चेहरे पर आशा और उम्मीद की हंसी कभी आ रही है और कभी जा रही है। वह गरीब आदमी कभी मजबूरी में, विवशता में भी उम्मीद नहीं छोड़ता है। उसकी उम्मीद की कभी तुलना करता है एक टेलीफोन के खंभे में फंसी हुई पतंग से। वह कहता है कि उसकी उम्मीद ठीक वैसी है जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग उसमें उलझकर फंस जाती है, और जब हवा चलती है तो हवा के कारण वो फड़फड़ाती रहती है, मुक्त होना चाहती है, लेकिन हो नहीं पाती क्योंकि डोर से वो उलझी हुई है। ठीक उसी प्रकार यह व्यक्ति भी आशा में रहता है कि मैं इस बंधन से, इस गरीबी से, इस शोषण से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। यह सोचकर वो निरंतर कोशिश करता रहता है। फड़फड़ाना मतलब कोशिश करता रहता है।
मोतीराम जूते सिलवाने आए व्यक्ति से कहना चाहता है, उसके जूते की क्योंकि इतनी बुरी हालत है कि जगह जगह उसमें चकतियां लगी हुई हैं, तो उस बुरे स्थिति के जूते को देखकर जो मोतीराम है वो उस व्यक्ति से कहना चाहता है, बाबूजी जूते की मरम्मत पर पैसा मत खर्च करो, ये इतना टूट फूट चुका है कि मरम्मत के पैसे भी बेकार हो जाएंगे, अर्थात अब ये ज्यादा नहीं चल पाएगा, वह अपने आप में जर्जर हो गया है। वह ये कहते हुए मन में शर्मिंदा हो जाता है कि मतलब मोचीराम इस बात को कह नहीं पाता है, अभी वो मन में ही सोच रहा है। और दूसरे ही पल मोचीराम को उस व्यक्ति की जो गरीबी स्थिति है, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था का भान होता है, और वो कुछ कहता नहीं बल्कि अपने मन में ही सोच सोचकर लज्जित हो उठता है। और दूसरे जूते की भी ऐसी स्थिति है कि उसमें से भी पैर बाहर निकलने को आ रहा है, उसे देखकर उसका दिल और भी दुखी हो जाता है, उसकी आवाज गड़खड़ा जाती है। वह कहता है कि मैं भीतर से कांप जाता हूँ, मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि तू कैसा आदमी है मोची, जो अपनी मनुष्य जाति अर्थात अपने ही वर्ग के आदमी, अपने ही जैसे गरीब और दलित आदमी पे थूक रहा है, अर्थात तू उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहता है क्या, कि जूते की हालत से तुझे उसकी व्यवस्था नहीं दिख रही कि वह नया जूता खरीद नहीं सकता, तभी तो इसे सिलवा रहा है। पर यह सब वह अपने मन में ही रखता है और जूता ठीक करने लगता है। उस गरीब व्यक्ति की मजबूरी को देखकर वो कुछ नहीं कहता, बल्कि उस इतने बुरे तरीके से फटे हुए जूते को भी सिलने की कोशिश करने लगता है। वो देखता है कि कोई जगह खाली नहीं बचती जहां वह टांके नहीं लगा रहा है। वो कहता है कि उस वक्त मैं जूतों में अपनी आंखें टांकता हूँ, आशा है कि जूतों को नए सिरे से जोड़ता हूँ और छोटे छोटे चमड़े के टुकड़ों को समेटकर उसे एक काम लायक जूता बना देता हूँ। मेरी आंखें उसी में लगी होती हैं और मैं पूरी शिद्दत के साथ उस जूते की मरम्मत में लग जाता हूँ। पेशे से जुड़े हुए आदमी अर्थात अपनी व्यावसायिकता को एक तरफ रखकर बिना किसी कमाई के लोभ में मैं उसका जूता सिलता हूँ और बहुत ही मुश्किल से उस आदमी को देख पाता हूँ। और अब बहुत ही मुश्किल से जो अपने अंदर का जो आदमी है, जो पैसा कमाने बैठा है, उसकी व्यावसायिकता को भी मैं अलग साइड में रख देता हूँ। मतलब मैं अपने पेशे को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। मैं वहां पैसा कमाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि चाहे मुझे कितना भी कम पैसा मिले, पर मैं उस जूते को इतनी अच्छी तरीके से ठीक रखता हूँ कि वो व्यक्ति उस जूते को सिल सके। आगे देखते हैं, मोचीराम कविता में कवि धूमिल आगे कहते हैं कि एक जूता और है, एक जूता और है जिससे पैर को नांगकर एक आदमी निकला है सैर को। ना वह अकलमंद है, ना वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। और बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूमता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि धूमिल कहते हैं कि एक जूता और है, मतलब वो दूसरा उदाहरण दे रहा है। इससे पहले उसने उदाहरण दिया एक गरीब व्यक्ति के जूते का, और वो एक दूसरा उदाहरण दे रहा है कि एक जूता और है, यानी कि एक व्यक्ति और आया है अपना जूता ठीक कराने के लिए मेरे पास, जो मेरे पास मरम्मत के लिए आया है, जिसे एक आदमी अपने पैरों में बांधकर घूमने के लिए निकला है। यानी कि उसे कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो अपनी आवश्यकता के लिए बाहर नहीं निकला है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं निकला है, केवल तफरी करने के लिए बाहर निकला है। ना तो वो व्यक्ति बुद्धिमान लगता है मोचीराम को, और न ही वो वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच नजर आता है मोचीराम को, और मोचीराम की दृष्टि में नादान, नासमझ और धीमी बुद्धि वाला वे व्यक्ति स्वयं को समय का पाबंद दिखाता है, पर वास्तव में वो समय का पाबंद है नहीं। वह ऐसा महसूस कराता है कि यहाँ आकर उसके काम पर कितना नुकसान हो रहा है। मतलब मोचीराम के पास तो वो अपना काम कराने आया है, अपना जूता ठीक करवाने आया है, पर वो मोचीराम को बार बार ये एहसास दिखा रहा है कि मेरा काम जल्दी करो, क्योंकि मैं पता नहीं मैं कितने बड़े बड़े काम छोड़ के आया हूँ, मेरे काम का बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब एक एहसान सा वो मोचीराम पर लाद रहा है। टूटे फूटे और फटे जूते को ठीक
पर ठीक करवाता आ रहा है। वो उसकी जगह नया जूता खरीदना नहीं चाहता, वह पैसा बचाना चाहता है। इसलिए मोतीराम उसको बनिया या कोई बिसाती समझ रहा है। वह कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण वाला कंजूस व्यक्ति है जो केवल अपने ही लाभ के बारे में सोचता है। उसने अपने हाथों में घड़ी पहन रखी है और वो उस घड़ी को बार बार देख रहा है, बहुत जल्दबाजी में है। वो ये दिखा रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बहुत बड़े बड़े काम है और मेरे काम का हर्जा हो रहा है। उसके चेहरे पर बहुत परेशानी झलक रही है, उसके चेहरे पर जल्दबाजी के भाव है, मगर उसे जाना कहीं नहीं है। असलियत तो उसको कहीं नहीं जाना है, पर ये दिखावा वो कर रहा है। मोतीराम को जरा भी वो व्यक्ति अकल वाला नहीं लग रहा। मोतीराम को लग रहा है कि उसमें सही और गलत को पहचानने का कोई विवेक ही नहीं है। वो केवल अभिनय कर रहा है और ऐसा अभिनय कर रहा है जैसे वो दुनिया का कितना बड़ा ज्ञानी हो। बोलता ही जा रहा था और उसके तेवर ऐसे थे जैसे हिटलर का पोता हो। हिटलर एक जबरदस्त तानाशाह व्यक्ति हुआ है, जर्मनी का तानाशाह, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है और बहुत तानाशाह था। जो कह दिया मतलब उसके शब्द ही उसके कानून होते थे। तो वो कहते हैं कि जो वो व्यक्ति है वो बिल्कुल मेरे साथ हिटलर का पोता हो, जैसे मतलब हिटलर का वंशज हो। ऐसा तानाशाहों के साथ तरह वो मेरे ऊपर अपना रौब झांक रहा है। मोतीराम पर जबरदस्ती बहुत रौब गांठ रहा है, नखरे ऐसे दिखा रहा है कि पूछो मत, और जोर जोर से निर्देश दे रहा है उसको अपने जूते को सही कराने के लिए। मतलब काम तो मोतीराम का है कि वो अपने काम को कितने विवेकपूर्ण तरीके से और कितनी कुशलता के साथ कर रहा है, पर वो मोतीराम को भी निर्देश दे रहा है, जबकि उसको जूता सिलने का कोई अनुभव नहीं है। फिर भी वो उसको निर्देश दे रहा है कि इसे काटो, इसे बांध दो, इसे ठोक दो, यहाँ घिस दो, जूते को चमका दो, ऐसा बना दो, वैसा बना दो। बस कुछ ना कुछ वो कहता ही जाता और कहता पॉलिश ऐसी करो कि मेरा जूता आईने की तरह चमकने लगे। लगातार वह दिशा निर्देश देता रहता है। यहाँ जो कवि है वो आज के व्यक्ति के जो तानाशाही और जो उसकी शोषण वृत्ति है और जो उसका दिखावा है और जबरदस्ती अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी, पाखंडी प्रवृत्ति का वो व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत दिखावा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पर उन्होंने व्यंग्य किया है। मोतीराम कहता है कि जूते की मरम्मत को लेकर तरह तरह के निर्देश देने के पश्चात धनिक वर्ग का वह नासमझ अहंकारी व्यक्ति मौसम को कोसता हुआ अनर्गल प्रलाप करने लगता है। मतलब उसे दुनिया में कुछ भी सकारात्मक लगता ही नहीं है, हर चीज उसे निगेटिविटी की दृष्टि से ही वो देखता है। अब वो उसके पास कोई और विषय नहीं है तो वो मौसम को ही कोस रहा है, मौसम पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। उसे बहुत गर्मी लग रही है, अपने जेब से रुमाल निकालकर और वो उसे रुमाल से हवा करने लग जाता है और गर्मी से पीड़ित होने का दिखावा करने लगता है जैसे वो कितने ऐशो आराम में रह रहा है और यहाँ की गर्मी को वो सह नहीं पा रहा है, बड़ा मुश्किल में है, बड़े दुख में वो है। फिर सड़क पर आती जातियों, देखो ये शब्द देखिए आप, आती जातियों मतलब जो लड़कियां जा रही हैं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां आ जा रही हैं और जो अन्य लोग हैं उनको बड़ी ही हीन दृष्टि से देख रहा है। ऐसे देख रहा है जैसे कोई आदि मानव हो जिसने कभी कोई लड़कियां देखी ना हो, ऐसे घूर घूर के वो लड़कियों को देख रहा है जैसे वो उनमें कुछ ढूंढ रहा हो। असल में कवि ने यहाँ उनकी अश्लील और ओछी जो वासनात्मक आदतें हैं उन वासनात्मक आदतों पर चुपता हुआ व्यंग किया है। वह काफी देर तक काम करवाता रहता है, परंतु जब पैसे देने की बारी आई तो पैसों के नाम पर एकदम चौंक जाता है और केवल कुछ सिक्के फेंक देता है और ऊपर से कहता है कि शरीफों को लूटते हो और अधिक पैसे देने से इनकार कर देता है। मतलब उस मोतीराम का जो जूता का काम है और जूता काम करके वो जो रोजी रोटी कमाता है तो उसके जो पैसे बन रहे हैं, जो उसकी मजदूरी बन रही है, वो उस मजदूरी को भी पूरा नहीं देता और उस पर उल्टा गुर्राता है कि तुम शरीफों को लूट रहे हो। पूंजीपतियों की बेगार और शोषण की दुष्प्रवृत्ति पर चोट करता हुआ मोतीराम कह रहा है कि क्या बताऊं बाबूजी, वह मेरा घंटे भर का समय अपने काम में लगवा देता है किंतु मजदूरी देने के नाम पर चौंक जाता है, मुकर जाता है और गुर्राने की सी आवाज में क्या उठता है, लूट मचा रखी है, शरीफ आदमी को लूटते हो। और ऐसा कहते हुए मजदूरी से बहुत कम पैसा कुछ सिक्के उसके सामने बड़े अपमानजनक तरीके से फेंक कर आगे बढ़ जाता है। कवि ने यहाँ धनी मानी वर्ग के मूल्यहीन और पतित मानसिकता वाले व्यक्तियों की लोभी और संकीर्ण दृष्टि को व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। शरीफों को लूटते हो जैसी पंक्ति बड़ी यथार्थता लिए हुए है और इसमें छिपा व्यंग भी बड़ा सटीक है। उस समय तो मोतीराम मन महसूस कर रह गया, पर वह अब इतना सीधा नहीं रह गया है कि अत्याचार सहता रहे। अब वह चुप रहकर बदला लेना सीख गया है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब प्रगतिवादी कविता हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किसान, दलित, पिछड़ा व्यक्ति अत्याचार सह रहा है, चुप होकर सह रहा है। लेकिन ये साठोत्तरी कविता है, यहाँ पर उस दलित और किसान के मन में विद्रोह पनप चुका है।
लेकिन वो मुखर नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी अभी कुछ मजबूरियां हैं। पेट की आग ने उसको मजबूर कर रखा है, लेकिन वो बदला लेना जानता है और वो अपने तरीके से बदला ले भी रहा है। देखिए कैसे बदला लेता है। मोतीराम कहता है कि वो शोषक व्यक्ति अचानक उछलकर पटरी पर चढ़ जाता है क्योंकि शायद कोई कील उसके पैर में चुभ गई है। वह अपने मन की बात कहता है कि जब किसी के पेशे पर चोट लगती है ना तो उसका दिल बहुत दुखी होता है बाबूजी, दिल रो उठता है। अर्थात जब किसी को अपनी मेहनत का फल ना मिले तो मन दुखी अवश्य होता है, पर वह काम में कुछ ऐसा खोट कर देता है जिससे उस अहंकारी को अपनी करनी का फल मिले। जैसे मोतीराम को जूता ठीक करने पर कुछ सिक्के ही मिले थे और मजदूर के लिए जब चोट उसके पेशे या मजदूरी पर पड़ती है तो उसके सीने में कहीं ना कहीं कील चुभती है, एक कसक सी उठती है, कोई दबी हुई विद्रोह की भावना या आह की कोई ना कोई चोर कील जूते में बिना ठुकी रह जाती है, जो मौका पाते ही उभर आती है और पूरी मजदूरी ना देने वाले की अंगुली में चुभने लगती है। कवि ने यहाँ मोतीराम के माध्यम से मजदूर वर्ग के व्यक्ति की स्थिति और उसकी नियति को पूरी करुणाशीलता के साथ उभारा है। चलिए आगे चलते हैं कविता में। धूमिल मोतीराम कविता में आगे क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं। जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है, अब आप इस बसंत को ही लो। ये दिन को ताप की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुतल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। आइए भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का, बड़ा प्यारा भावार्थ है। कवि धूमिल के वर्णानुसार मोचीराम ने फटे जूते वाले लोगों की आर्थिक दबाव के कारण जो उनकी विवश मानसिक संवेदना है और अहंकारी व्यक्तियों की जो वणिक वृत्ति है उसकी बड़ी मार्मिक और व्यंग्यात्मक व्यंजना करते हुए उस जूते को ठीक करवाने आए इंसान की छोटी सोच से मुझे तकलीफ जरूर हुई। मतलब वो कहा, उन्होंने वंदना करते हुए कहा कि वो जो छोटी सोच वाला व्यक्ति जो आया था जिसके जूते में कील उभरी रह गई थी, उसकी सोच से मुझे तकलीफ तो जरूर हुई, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे अपने काम पर कोई संदेह हुआ हो, ये मैं अपने काम के प्रति कोई बेईमान हो गया हूँ, या मुझे अपने ऊपर ही कोई गलतफहमी हो गई हो ना। मैं अपने काम के प्रति बेवफा नहीं हुआ हूँ, बेईमान नहीं हुआ हूँ, तो पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम निभाता हूँ। वो कह रहा है कि मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मेरे पेशेवर हाथ जूता मरम्मत करने के लिए ही है और मेरे पास किसी दूसरे जरूरतमंद का मरम्मत के लिए फटा जूता आया है। मैं दोनों स्थितियों के बीच संतुलन का एक रिश्ता बनाए रखता हूँ क्योंकि आवश्यकता दोनों तरफ है। एक को रोजी रोटी कमानी है तो दूसरे को जूता सिलवाना। उन दोनों की मजबूर आवश्यकताओं के बीच में एक अदद आदमी है जो हमेशा फंसा रहता है और उसी पर हमेशा सुआ और धागे के टाके पड़ते हैं। वही हमेशा फटे जूते से झांकती उंगलियों पर पड़ी चोट की भांति हर शोषण को हमेशा उसी तरह सहन करता है जैसे सीने पर कोई हथौड़े की चोट मार रहा हो। इससे मोचीराम के माध्यम से धनीवानी वर्ग की जो मानसिकता है उससे जुड़े हुए जो उसके अमानवीय दृष्टिकोण है उन पर प्रकाश डाला है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी सच बात तो यह है कि जीवन जीने के पीछे यदि अच्छा उद्देश्य नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पर धूमिल ने मोचीराम के माध्यम से कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मतलब आप पैसा कमा रहे हो, वो किस उद्देश्य से कमा रहे हो, उसका उपयोग किस में कर रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि राम का नाम लिखा हुआ वस्त्र को बेचकर अर्थात कोई सफेद पोश समाज का सम्मानीय व्यवसाय या वैश्यों की दलाली अर्थात हीन कार्य करके पैसा कमाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब यह है कि धर्म का काम करके आप पैसा कमाओ पर उसका उद्देश्य और सदुपयोग ना करो तो वह पैसा अधमी है। और यदि कोई वैश्य अपना तन बेचकर पैसा कमा रही है पर उसका सदुपयोग कर रही है तो वह अधम कार्य भी पुण्य स्वरूप ही है। यही वह परिस्थिति है जब मनुष्य अपने पेशे को छोड़कर भीड़ में शामिल हो जाता है, जब उसे मेहनत करने के बावजूद लोगों की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी कठोर भाषा सुननी पड़ती है, तो हर मौसम उसे बेचैन करता है। चाहे वो मौसम फिर बसंत का मौज महार वाला
मौसम ही क्यों ना हो, पर उस व्यक्ति के लिए वो मौसम भी दुख देने वाला, पीड़ादायक ही बन जाता है। मोचीराम कहता है जैसे बसंत के मौसम में दिन सुहाना होता है, पर वह भी एक पतली रस्सी की तरह उस मेहनतकश व्यक्ति के दिन को तानता है। ऐसा लगता है मानो पेड़ों में लाल लाल लगे हुए पत्ते और हजारों फूल धूप में सींचने के लिए लटक रहे हैं। मतलब जो गरीब और मजबूर व्यक्ति है वो पीड़ादायक परिस्थितियों से जूझ रहा है और जूझता हुआ वो अपना जीवन जी रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मोचीराम कविता में धूमिल क्या कहते हैं। धूमिल लिखते हैं कि मोचीराम बोल रहा है धूमिल से कि सच कहता हूँ बाबूजी, सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आग कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख। इन लाइनों को दोबारा से पढ़िए, कितना शानदार उन्होंने कहा है कि भविष्य गढ़ने में चुप और चीख, मतलब इंसान को कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम चुप रह जाते हैं और बहुत कुछ खो जाते हैं, और कई बार हम मुंह खोल देते हैं और बहुत कुछ खो जाते हैं। हमें बहुत विवेक से ये काम लेना है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलकर अपने अधिकार, अपने हकों को लेना है। तो भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं, ध्यान से सुनिए। कवि मोचीराम के माध्यम से कहता है कि जब कोई इस तरह की अपमानजनक चुपती हुई बात कहता है तो मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। काम को शराफत के साथ करने के बाद यदि तीखी भाषा सुननी पड़े, अपमान सहना पड़े, उल्टा सीधा कठोर सुनना पड़े, तो मन में बच्चे की तरह झंझलाहट और खीज होने लगती है। मोचीराम कहता है कि मैं सच कहता हूँ उस समय जूते की मरम्मत करने वाले औजार इस रापी के हत्थे को मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए रापी की मूठ को पकड़कर चमड़ा काटना बहुत कठिन हो जाता है। मन काम से ऐसे उचट जाता है कि हाथ कहीं और जाता है तो आग कहीं और जाती है। मेरे दिल और दिमाग में तालमेल खत्म हो जाता है और मेरा मन दुखी हो जाता है। मानसिक थकान शारीरिक थकान से ज्यादा कष्टकारी होती है। इसलिए मोचीराम कहता है कि उसका काम करने में मन ही नहीं लगता। कवि को लगता है कि चमड़े के पीछे का जो जंगल है वो आदमी पर पेड़ से वार करता है। वस्तुतः कवि कहना यह चाहता है कि चमड़े की शराफत अर्थात मनुष्य के चिकने चुपड़े चेहरे के पीछे बर्बरता का जंगल है जो आदमी पर धोखे से वार करता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, सोचने की बात है। उसका मानना है कि किसी भी तरह से जिंदगी को किताब के आधार पे नहीं नापा जा सकता, अर्थात साक्षरता ये डिग्रियों को सभ्य जिंदगी का आधार नहीं माना जा सकता। जो ऐसा करता है या मानता है वह असलियत अर्थात वास्तविकता को समझता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि असलियत और अनुभव के बीच के रिश्ते को नहीं पहचानता है। वह खून के अवसर पर, मतलब किसी भी जब बहुत काम का अवसर है या कोई घटिया अवसर है उस पर वो अपनी कायरता का परिचय देकर अपना घटियापन दिखा देता है। कवि कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर किसी आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है तो वह गलत है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, पर कहने से कोई कुछ हो नहीं जाता। ये तो अनुभव का विषय है, कोई भी कुछ भी कह सकता है। कुछ लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम जो हो वही हो। वो आदमी तो मेरी भाषा सुनकर बहुत आसानी से कह देगा कि यार तुम मोची नहीं शायर हो। लेकिन सच तो यह है कि वह एक बहुत ही दिलचस्प गलतफहमी का शिकार हो गया है। कवि आगे कहता है कि वास्तविकता यह है कि यह आग अर्थात भूख, पेट की आग सभी को जलाती है। जीवन की यह सच्चाई सबसे होकर गुजरती है।
आग किसी को भी नहीं छोड़ती। और ये जो भूख की आग है ना, इसी की व्यवस्था, इसी की मजबूरी में ये दुनिया के सारे धर्म अधर्म हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें शब्दों का ज्ञान हो चुका है, अर्थात वो पढ़ लिख गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अक्षरों के आगे अंधे बने हुए हैं, अर्थात वो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो अन्याय को चुपचाप सहते रहते हैं, क्योंकि वो भूख से डरते हैं, पेट की आग उन्हें सताती है, इसलिए वो चुपचाप अत्याचार सहते रहते हैं, शोषण सहते रहते हैं। कभी कहता है कि मोतीराम जैसा मजबूर आदमी पेट की आग की वजह से ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनका पेशा यही है, जिसे छोड़कर वह कहीं और नहीं जा सकते। वे पढ़े लिखे हैं नहीं। कभी कहता है कि मैं जानता हूं कि उनमें मना करने वाली एक चिल्लाहट है, सामर्थ्य है, वो चीखना चाहते हैं, वे अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं, एक विद्रोह उनकी आत्मा में उमड़ रहा है, पर वो मूक है। कुछ लोग मुखर विरोध करते हैं, मगर समय की मांग के अनुसार कमजोर लोग चुपचाप रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि वो मुखर हो गए, उन्होंने विद्रोह प्रकट कर लिया, तो जो उनके पास है वो भी उनसे छिन जाएगा। तो वक्त की मांग के अनुसार यही समझदारी है कि वे चुप रह जाएं और सही समय का इंतजार करें। कवि का अनुभव है कि इनकार भरी एक चीख और एक समझदार चुप का मतलब एक ही है। उसका मानना है कि चीख और चुप दोनों का अपना समय के अनुसार महत्व है। दोनों ही भविष्य बनाने में अपने अपने तरीके से अपना फर्ज निभाते हैं। शक्ति दोनों में है। चुप की अपनी शक्ति है, मौन की अपनी ताकत है, और चीख और विद्रोह और मुखर होकर अपनी बात कह देना, इसकी भी अपनी ताकत है। पर दोनों अपना काम समय समय पर ही अच्छी तरीके से करते हैं, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल समय देखकर ही हमें अपनी जुबान खोलनी है या चुप रहना है। ऐसी बात नहीं कि चुप रह के हम अपने विरोध को जाहिर नहीं कर सकते, चुप रह के भी हम अपने विरोध, अपने विद्रोह को जाहिर करते हैं। तो इस तरीके से ये मोचीराम कविता की पूरी जो भावार्थ था वो मैंने आपको समझाया है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको संदर्भ बता दिया था, प्रसंग बता दिया था। मोचीराम कविता में से किसी भी अंश का आपको यदि व्याख्या करने के लिए पूछा जाए, कहा जाए, तो आप वही संदर्भ और वही प्रसंग लिखेंगे। व्याख्या करने के बाद जैसा कि आप जानते हो कि आप काव्यगत विशेषताएं लिखते हो, जिससे आप विशेष कहते हो, तो वो भी मैं आपको इसकी सामान्य विशेषताएं बता देती हूँ, जो आपकी हर व्याख्या में काम कर जाएगी। सबसे पहली विशेषता आप बता दीजिए कि मोचीराम के माध्यम से मार्क्सवादी चिंतन और वर्ग संघर्ष का जीवंत चित्रण कवि ने यहाँ किया है। दूसरी विशेषता है कि कवि ने सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करते हुए युग के आर्थिक दबाव का जीवंत चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि ने गरीबी की कसक को जूते के माध्यम से दिखाया है। तीसरी बात, कवि बनिए के नाम पर उस शोषक पूंजीवादी व्यक्ति की तानाशाही और अहंकार की भर्त्सना करता है, जो काम कराने के बावजूद भी उसे पूरे पैसे नहीं देता है। चौथी, जो धूमिल है वो जनता की यातना और दुख से उभरी तेजस्वी भाषा में कविताएं करना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी भाषा सरल एवं स्वाभाविक है, भाव और विषय के अनुरूप है। कवि ने आम आदमी की भाषा को मोचीराम कविता में अपनाया है। इसमें मनोविश्लेषणात्मक और उपदेशात्मक शैली अपनाई गई है। बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता एवं व्यंग्यात्मकता का गहरा पुट है। दरअसल धूमिल की कविता नए बिंब विधान एवं नए संदर्भों में जनता के संघर्ष के स्वर में स्वर मिलाती है। तो ये हो गई आपकी काव्यगत विशेषताएं, जिसमें 3 विशेषता मैंने भावगत बताई, 2 मैंने उनकी शिल्पगत विशेषता बताई, भावार्थ बताया, संदर्भ प्रसंग बताया। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।